हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम ये सुपर टेट और यूपी टेट में जो साइंस से क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन से हम सेलेक्ट करके लाए हुए हैं और ये अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। और तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और दूरी की इकाई अगर पूछे, दूरी की इकाई तो प्रकाश वर्ष भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई अगर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो पारसेक होता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को तो जो है जो भी हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो ला रहे हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप पीछे अच्छे से स्टडी करके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सुपर टेट का एग्ज़ाम इतना आसानी से जो है क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है और इसमें अदर स्टेट के भी बच्चे शामिल होंगे। और जो है इसको जो है हमें अगर एक पॉइंट भी रह जाएगा तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे। तो हमको एक एक क्वेश्चंस पे केयर करना है और अच्छे से स्टडी करना है, बिल्कुल केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। एम्पियर, कैंडेला और वाट किसकी इकाई है। तो एम्पियर धारा की है। और हम बात करते हैं यहाँ पे कैंडेला ज्योति तीव्रता की और वाट शक्ति की। एसएससी जीडी में क्वेश्चंस पूछा गया था कि कैंडेला का क्या इकाई है, इसका मात्रक क्या है कैंडेला का, तो ज्योति तीव्रता होगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम अदर्स जो पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, उनसे भी क्वेश्चंस लेकर के सेलेक्ट किए हैं, ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा कि अभी किस बेस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसी हिसाब से हमको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। पहले जैसे क्वेश्चंस बनते थे अब वैसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि सारे पैटर्न्स अब जो है चेंज हो चुके हैं। पहले की तरह कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा अब। तो अब आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे कि कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, क्योंकि जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है वो जो केंद्र से बाहर की तरफ जो है वो जैसे जो उसकी दीवारें होती हैं उधर की तरफ वो अपना बल करती है। तो अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगाती है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसमें दूध से जो मक्खन निकालते हैं इस मशीन में भी और कपड़ा सुखाने वाली मशीन में भी हमें अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करती है। अब आते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। ये भी एसएससी में क्वेश्चन से पूछा गया था। तो 786, यहाँ पे 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर सतह से दूर, मतलब सतह ये है, अगर ये सतह है तो इससे अगर दूर मतलब ऊपर या नीचे अगर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, कम होते जाता है। या ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं सतह से तो जी का मान कम होता जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण जी को जो है गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट करते हैं, इसीलिए जी का मान कम होता जाता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ है क्वेश्चंस, ग्रहों के गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए हैं। तो केपलर महोदय ने ग्रहों के गति से संबंधित नियम को प्रतिपादित किए हैं, केपलर महोदय ने। कहते हैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में अब जैसे कि जैसे हम बोल रहे हैं ये ध्वनि ऊर्जा है, और आपने जो सुन रहे हैं, जो हेडफोन जो लगाए होंगे जो वायर, तो उससे से आपको रिलेट्स करके समझ लीजिएगा कि जो हम बोल रहे हैं वो आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं अगर कान में, तो जो आवाज़ें जा रही है वो विद्युत ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा जो है वो किसका परिवर्तित करता है, किसको, तो माइक्रोफोन से जो है इसका होगा करेक्ट आंसर होगा कि जो ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में किससे कन्वर्ट करता है, ये माइक्रोफोन इसका उपकरण है परिवर्तित करने का। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर, जिसको हम डायनोमो भी कहते हैं, ये परिवर्तित करता है। अगर यहीं पे अगर विद्युत ऊर्जा हो जाए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अगर परिवर्तित करने की बात करें तो वहाँ पे मोटर हो जाएगा। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की बात करें तो यहाँ पे जनरेटर या डायनोमो होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित जो बल्ब या ट्यूबलाइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो एस्केप वेलोसिटी होता है इसका मान कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर हो चुकी कोई वस्तु जो वापस न आए उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से कोई भी वस्तु को ऐसे फेंकें कि जो पृथ्वी पर वापस आए ही नहीं, उसी को ही हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है ये जाता है, जो कि पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो इसी को हम पलायन वेग कहते हैं। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है और वायुमंडलीय जो दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई भी ऐसा इसमें क्वेश्चन ना हो जो कि अदर एग्जाम में पूछा ना गया हो। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे कि अगर पानी हो, डेंगू से बचने के लिए जो डेंगू मच्छर होते हैं उनसे बचने के लिए अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर जो हमारे कूलर में पानी हो तो उससे हमें निकाल देना चाहिए, उसमें जमा नहीं होना चाहिए। अगर जमा है उसमें अगर पानी है तो उसमें तेल छिड़काव कर देना चाहिए। तेल के छिड़काव से क्या होता है कि जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। अगर उस पर मच्छर अगर बैठता है तो वो क्या होता है कि उसमें डूब जाता है, जो उसका लार्वा होता है वो नीचे चला जाता है। तो इसीलिए हमें पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है कि कम हो जाता है। अब आते हैं, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल है। ये ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भ्रूण की जांच करने में, गुर्दा में बनने वाली पथरी को जांच करने में, दूध में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में कौन से तरंगों का उपयोग होता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है। भ्रूण में जांच करने का मतलब कि बॉयज़ है या गर्ल है उसकी जांच करने में, जो गुर्दे में पथरी है उसकी जांच करने में, और जो है दूध में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल मैक्सिमम सॉलिड में, मतलब जो ठोस होता है उसमें होती है, और निर्वात में 0 होता है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है क्योंकि जो ध्वनि की जो चाल होती है वो निर्वात में नहीं करती है, इसीलिए उसमें बताया गया है कि जो निर्वात होता है उसमें 0 होता है। ध्वनि की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब कोई भी ध्वनि की चाल के लिए कोई भी ठोस वस्तु की आवश्यकता होती है, उसमें वो जो है उसमें उसकी चाल होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि की चाल। अब आते हैं यहाँ पे, परम शून्य ताप किसे कहते हैं कि 0 केल्विन को जो है परम शून्य ताप कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था तो सबसे पहले सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फिर प्लाज्मा है। प्लाज्मा ही जो है ये चौथी अवस्था है। अगर पहली पूछा जाए तो पहला है सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस। ये ठोस, द्रव, गैस ये 3 अवस्था हुआ, और चौथा हुआ हमारा प्लाज्मा, जो कि किस में होता है, ब्लड में होता है। तो एक ब्लड में जो है पहले प्लाज्मा होगा, ब्लड में पाया जाता है, और एक जो है प्लेटलेट्स जो होता है। तो इसके बारे में बात करता है कि चौथी अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा प्लाज्मा। चौथी अवस्था प्लाज्मा माना गया है। अब आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिरका, नींबू, टमाटर और चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स अमाशय में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है। तो मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन को ही हम मार्स गैस कहते हैं क्योंकि यह मंगल ग्रह पर ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हमको मार्स गैस कहते हैं। कोयले के खान से जो निकलती है यहाँ भी मीथेन पाया जाता है। धान की खेतों से जो निकलती है गैस उसमें भी हम मीथेन गैस निकलता है वहाँ से। आर्द्र भूमि जो है, वेटलैंड जो होती है, उसमें भी जो है मीथेन गैस निकलता है। और जो गाय भैंस होती हैं जुगाली करती हैं उससे भी हमें मीथेन गैस निकलता है वहाँ से भी। यहाँ आते हैं फ्रेंड्स कि एलपीजी और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी में होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन दोनों होता है। एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं, और जो सीएनजी होता है उसमें मीथेन होता है। तो ये इसके प्रमुख घटक हैं। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है और सीएनजी में मीथेन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन भी प्रयोग करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड भी प्रयोग करते हैं। जो कच्चे फले होते हैं, आम हुआ, केला हुआ, जो भी कुछ जो कच्चे फल है उसको हम पकाते हैं, उसके लिए एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग करते हैं हम। इससे फल आसानी से पक जाता है। अब आते हैं ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा गैस होता है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, जिसको हम फ्रीऑन भी कहते हैं। ये भी पूछा गया था कि फ्रीऑन गैस कौन सा है। तो ये CFC है और इसका प्रयोग शीतलक में होता है। शीतलक मतलब जैसे कि जो AC होती है जो ठंडक देती है उसमें, और जो फ्रीज में जो गैस भरा जाता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही भरा जाता है, जिससे कि फ्रिज हमारा ठंडा रहता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो ओजोन है उसकी क्षरण हो रही है। जितना अधिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसी की वजह से जो है हमारा ओजोन क्षरण हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस है हमारी फ्रेंड्स। ये लास्ट क्वेश्चन था। हमारे क्वेश्चंस को जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और हमें सपोर्ट करें ताकि और हमारी मनोबल और हौसला बढ़े, ताकि हम और अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो ला सकें और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।